उनको मेरी तकरीर से इतनी तकलीफ क्यों पहुंचती है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इनके पेट में और सीने में दर्द क्यों होता है। मैं आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं। मैं जानता हूं मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जितना बीजेपी या समाजवादी पार्टी के कायदीन पढ़े लिखे हैं, मगर थोड़ा बहुत पढ़ना जानता हूं। मेरे वालिद मरहूम ने मुझे पढ़ाया लिखाया और अल्लाह उसके रसूल के सत्ते में मुझे बरतानिया जाकर कानून की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। मगर इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कायदीन ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 2 तकारीर हुए और इल्जामात की बौछार शुरू कर दिए। मैं इन मोअज़्ज़िज़ कायदीन से कहना चाहूंगा कि मुझे आपसे कानून सीखना नहीं है। मैं कानून जानता हूं। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला आया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो स्प्लिट फैसला आया, यानी 4 जजेस एक बात कहे और 3 जजेस उन 4 जजेस से मुत्तफिक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस बात को दोबारा दोहराया कि किसी भी इलेक्शन में मजहब के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबान के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जात के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता। मैं आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि मैं आपके सामने जो बातें रखूंगा इसलिए नहीं रखूंगा कि आप मजहब के नाम पर मुझे वोट दो या जबान के नाम पर वोट दो या जात के नाम पर मुझे वोट दो, क्योंकि गैर कानूनी है। मैं आपके सामने उन हकायक को बयान करूंगा ताकि आप जब यहां से उठकर जाएंगे मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, तो मैं ये समझूंगा कि मैं अपने फराइज में नाकाम हो गया अगर मैं संभल के नौजवानों के सीनों में एक इनकलाब ना बर्पा कर सकूं। आज की तकरीर के बाद मैं अपनी नाकामी समझूंगा अगर मैं उन सवालात को आपके पास छोड़कर जाऊंगा और उन सवालात का जवाब मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, उन सवालात का जवाब आपको देना है। और खास तौर से मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, 22 साल का अरसा हो चुका दिल्ली में मोदी सरकार बनकर, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बनी, 280 सीट पर बीजेपी कामयाब हुई। उत्तर प्रदेश के 80 में से 70 लोकसभा सीट पर सिर्फ बीजेपी कामयाब हुई। और बीजेपी ने कामयाबी से पहले जो बातें की थी आवाम के सामने, हिंदुस्तान के आज के वजीर आजम ये कहते थे कि मैं हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। मेरे भाई, आप मेरी इस बात की तस्दीक करिए, क्या मोदी नहीं कहते थे कि 15 लाख आपके अकाउंट में डालेंगे? 2.5 साल हो गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम संभल की आवाम जानना चाहती है कि 15 लाख कहाँ गए, किधर गए 15 लाख को? तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास से कोई जवाब नहीं आता। हिंदुस्तान की गरीब आवाम ये समझ रही थी कि बीजेपी कामयाब होगी तो हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, मगर 15 लाख रुपए नहीं आए, वो गायब हो गए। फिर उसके बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था, एक हिंदी टीवी चैनल में इंडिया टीवी के रजत शर्मा के साथ मिस्टर मोदी ने कहा था, क्योंकि कल इंडिया टीवी चैनल पर मुझे भी दिखाया गया, इसलिए उसका भी जवाब आज ही दे रहा हूं। मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को जवाब जो है बिरयानी से नहीं दिया जाएगा, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस साल 2016 खत्म होने तक आपके सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जिसका हमने खैर मुकद्दम किया, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान की फौज के 27 बहादुर सिपाही मारे गए। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने कौन सा मुंह तोड़ जवाब दिया? नगोर्टा के आर्मी के बेस पे मेरे नौजवान साथियों, पाकिस्तान से दहशतगर्द सरहद क्रॉस करके जम्मू शहर में आते हैं और जम्मू शहर को क्रॉस करके आर्मी के कैंप में घुसकर हमारे बहादुर सिपाहियों की जान दे देते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी सरकार के पास कोई फॉरेन पॉलिसी की पॉलिसी नहीं है। इनकी पॉलिसी ये है कि अफगानिस्तान से जब निकलते वक्त किसी ने कान में मोदी से कहा कि मोदी जी, नवाज शरीफ के पास खाने की दावत है, तो मोदी ने कहा मैं भी पहुंच जाता हूं, कुछ खा लूंगा। लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचकर नवाज शरीफ के घर में शादी थी, हिंदुस्तान के वजीर आजम वहां पहुंच गए। लाहौर की एयरपोर्ट पर जो टीवी के नजारे आप और हमने देखे, क्या देखा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ का हाथ पकड़कर ऐसा झूम झूम के चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के किसी एक बड़े मेले में दो भाई खो गए थे और 20-30 साल के बाद लोग मिले थे। हाथ पकड़कर मुस्कुरा कर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देखो दो भाई मिल गए, मगर वो नवाज शरीफ अपनी शराफत दिखा दिए और फिर हमारे आर्मी के कैंप में एयरफोर्स के बेस में दहशतगर्दों को भिजा दिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम सिर्फ बातें करना जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम तो लिया, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, मगर उसके बाद आज भी दहशतगर्द हमारी सरहदों को क्रॉस करके आके हमारे सिपाहियों पर हमला कर दे। हमारी मोदी सरकार के पास फॉरेन पॉलिसी नाम की कोई चीज नहीं है। 2.5 साल में हमने क्या देखा मेरे अजीज दोस्तों? ये वादा किए थे सबका साथ, सबका विकास की बात करते थे, मगर जब बात आई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अखलाकी किरदार की, तो बीजेपी की सरकार मुकर गई। सबका साथ, सबका विकास की बात नहीं करते थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि मैं महात्मा गांधी को मानता हूं, मगर हिंदुस्तान के अवाम को 2.5 साल के बाद मालूम हुआ कि हमारे मिस्टर मोदी अब बापू मोदी बन गए, खुद चरखा लेकर बैठ गए कि अब मैं महात्मा बन गया। आप अंदाजा लगाइए, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, बाबा कौम जिसको कहते हैं, उनकी तस्वीर के साथ हमेशा चरखा होता, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कि नहीं, मौका अच्छा है, मैं अब महात्मा गांधी को रिप्लेस कर दूंगा। हद तो ये हो गई कि बीजेपी के हरियाणा के मिनिस्टर ने कहा क्योंकि बापू के महात्मा गांधी के नाम से खादी का कपड़ा नहीं बिक रहा था, जब से मोदी का नाम लगा खादी का कपड़ा बिक रहा है। और यहाँ तक कह दिया कि अब हम नोटों में महात्मा गांधी की तस्वीर को निकाल देंगे। कल जब बात जोर शोर हुआ तो उसके 1 घंटे के बाद मंत्री जी का दिमाग ठिकाने आया, मोदी मोदी की मोहब्बत निकली और उनको ख्याल आया कि अगर ऐसा ही बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि फिर वो कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2.5 साल में बीजेपी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई। बीजेपी ने हिंदुस्तान के अवाम से वादा किया था कि हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी। 2.5 साल में 2.5 करोड़ हिंदुस्तानियों को नौकरियां मिलना था। आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 1.5 लाख नौजवानों को नौकरियां पूरे हिंदुस्तान में मिली, जबकि इस मुल्क में 60% आबादी 35 साल की उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। हिंदुस्तान के वजीर आजम हर महाज पर नाकाम साबित हुए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश में पार्लिमानी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, तो वजीर आजम का एक
माहौल बन चुका था कि आवाम को देखते ही कहते भाइयों बहनों अच्छे दिन तो आवाम के पास से आवाज आती आएंगे। मगर अगर आज उत्तर प्रदेश में मोदी जाकर यही बात कहेंगे भाइयों बहनों अच्छे दिन, तो आवाम पुकार कर कहेगी कि खुदा के लिए 500,000 वापिस कर दे हमारे। आज हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों नोटबंदी के नाम पर तबाही और बर्बादी मचा दी। हमारे वजीर आजम ने कहा कि मैंने 500,000 को गैर किया, गरीब आराम की नींद सो रहा है और पैसे वाला नींद की दवा खा रहा है। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे मोदी जी, नोटबंदी तो आप किए मगर संभल में बीजेपी जमीन कैसा खरीदी? संभल में बीजेपी जमीन खरीदी अपने ऑफिस के लिए, वो कहां से उनको कैसे मालूम हुआ? तो मालूम हुआ कि इल्म गैब था ये इन लोगों को, बीजेपी वालों को, कि मोदी 8 दिसंबर के दिन ये फैसला लेने वाले हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नोटबंदी की वजह से मुरादाबाद में पीतल का कारोबार तबाह बर्बाद होकर रह गया, तबाह बर्बाद होकर रह गया। जो एक्सपोर्ट होता था सामान, मुद्रा जो मिलता था हिंदुस्तान को, जनवरी से कोई ऑर्डर नहीं है। जो शख्स दिन में बैठकर 200-300, 350 रुपए कमाता था, उसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन का काम मिलता है। अलीगढ़ में तालों की फैक्ट्रियों पर ताला लग गया, फिरोजाबाद में ग्लास की फैक्ट्री बंद हो गई, लखनऊ में जरदोजी का काम करने वाले 3 लाख लोग की नौकरी चले गई। और माहिरीन कह रहे कि हिंदुस्तान में कम से कम 1.5-2 करोड़ के करीब लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी है। जो लोग गांव से शहरों को जाते थे, अब शहरों को नहीं जा रहे, बल्कि वापस अपने गांव और अपने घर को लौट रहे। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने गरीबी का खात्मा नहीं, करप्शन का खात्मा नहीं, बल्कि वो गरीबों का खात्मा शुरू कर दिया और कहा था कि 14 लाख ब्लैक का पैसा है। 30 दिसंबर तक मेरे भाई बैंक में थी, करीब 15 लाख करोड़ बैंक में आ गए। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, मिस्टर मोदी ये ब्लैक का पैसा किसका है? जब पूरा बैंक में आ गया तो कहा गया, तो वजीर आजम ने कह दिया कि कैशलेस कर दो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में सिर्फ टेलीफोन के जो कनेक्शन है वो 50% टेलीडेंसिटी है। यहाँ कहाँ पर कैशलेस चलेगा? यहाँ कहाँ डिजिटल का चलेगा? हिंदुस्तान के वजीर आजम आपने जो कहा कि करप्शन को हमने खत्म कर दिया और जो लोग मेरी मुखालिफत कर रहे हैं वो सत्ता के पुजारी है। नहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम सत्ता के पुजारी नहीं थे, न हम कभी रहेंगे। पैसा हमारे लिए खुदा नहीं है, पैसा हमारी एक जरूरत की चीज है, पैसा मेरे हाथ का मैल है। मगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिन गरीबों की नौकरियां खत्म हो गई, जिनके घर बाहर उजड़ गए, बताओ उनके लिए आप क्या करेंगे? जिनके कारोबार बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम फिर आकर बोलेंगे कि मेरे पास क्या कहूं मैंने तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर दी, कैशलेस इकोनॉमी की बात कर दी। तो मालूम हुआ कश्मीर में बीएसएफ का सिपाही एक वीडियो डालकर हिंदुस्तान के वजीर आजम को करप्शन का आईना दिखा दिया और कहा, सुनो हिंदुस्तान के वजीर आजम, सुबह नाश्ते में ये रोटी मिलती है और ये दाल मिलता है जिसमें ना नमक है ना कुछ है। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने कौन सा करप्शन का खात्मा किया? जो हमारा सिपाही हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, वहां तक करप्शन पहुंच चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे वजीर आजम के पास कुछ नहीं है। 31 दिसंबर के दिन तकरीर किया शाम में 7 बजे और कहा कि जितने प्रेग्नेंट औरतें हैं, मेरी हुकूमत उनको 6,000 रुपए देगी। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कल एक बयान दिया, तकरीर में कहा कि सियासत में हंसी मजाक होना चाहिए, सियासत में हंसी मजाक होना चाहिए। तो इस पर मुझे मोदी जी एक मजाक या लतीफा याद आया। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के चाहने वाले इस पर गुस्सा नहीं करेंगे। ये एक लतीफा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जब रियाद गए थे, जहां पे हमारे नदीम भाई रहते, वहां रियाद गए, सऊदी अरब हुकूमत ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया, अच्छा किया। और उसके बाद मोदी जी
रियाद में एक तोप को देखी, बड़ी तोप, 20 फीट की तोप। तो हमारे वजीर आजम जहां कहीं जाते बड़े गहराई से मुताला करते हर चीज का। वो क्या देखते मेरे को नहीं मालूम, देखते बड़ा गहराई से, बहुत गौर से और गहराई से मुताला किया। वो बाजू एक सऊदी शेर खड़ा हुआ था, शायद वो संभल के कबाब खा के गया था। तो वो उनसे, मोदी जी उनसे पूछे कितना फेंकती है? तो वो सऊदी शेर बोला वल्लाह तुमसे कम फेंकती है। आप ऐलान कर दिए 31 दिसंबर को कि मैं हर प्रेग्नेंट औरत को 6,000 रुपये दूंगा, जबकि 2013 में पार्लियामेंट में कानून पास हुआ 2013 से 6,000 रुपये हर प्रेग्नेंट औरत को दिए जाने चाहिए। मगर हमारे वजीर आजम बोले भाइयों भाइयों मैंने कर दिया। अब आप महात्मा गांधी का भी रोल देखिए। अल्लाह का शुक्र है कि ताजमहल पहले बन गया, अल्लाह का शुक्र है कि लाल किला पहले बन गया, वरना मोदी जी बोलते वही बनाया। हर चीज को बस मैं कर दिया, मैं कर दिया, मैं कर दिया। यानी ऐसा है कि आपको पेट में दर्द है, मोदी का नाम लो, सर में दर्द है, मोदी का नाम लो, भूख लग रही, मोदी का नाम लो, नौकरी चले गई, मोदी का नाम लो, घर बार उजड़ गया, मोदी का नाम लो। यानी नाम लो तो पेट फट जाएगा। ये कहाँ होने वाला है मेरे भाई, ये कहाँ होने वाला है? मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम समझते हैं कि मैं ही हीरो हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से कहना चाह रहे कि आप जरा जो बातें करते थे सबका साथ सबका विकास, और हम उन लोगों से भी पूछना चाह रहे कि भाई साहब आप मेरी तकरीर पर बड़े बड़े नाराज हो जाते हैं। कल कोलकाता में मोहन भागवत ने जो तकरीर के अल्फाज अपनी जबान से दोहराए, अगर संभल की मुबारक सरजमीन से असदुद्दीन ओवैसी उन अल्फाज को दोहरा देगा तो बताओ हिंदुस्तान के पूरे टीवी चैनल 48 घंटे तक खाली मेरी फोटो दिखाएंगे, देखो ये बोला, ये बोला, ये बोला। मगर क्योंकि मोहन भागवत बोले इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। अरे क्यों डरते मोहन भागवत से तुम? जब ओवैसी कहता है तो तुम दिखाते हो कि देखो ये बोला। हाँ मैं बोलूंगा जरूर, क्योंकि 65 साल से हम तुम्हारी बात सुनते आए, अब और तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। अगर मेरे बात से इन जालिमों के कान चुपते हैं तो तैयार हो जाओ। जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा है हक को बयान करेगा और तुमको हक सुनना पड़ेगा, क्योंकि 70 साल तक तुम लोगों को हमारे मसाइल कोई नहीं सुनाता था और चमचागिरी करने वाले, तुम्हारे पैर काटने वाले, तुम्हारी चप्पल उठाने वाले थे। आज तो हम तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे, ना तुम्हारी चप्पल उठाएंगे, ना तुम्हारी पार्टी सर्टिफिकेट लेंगे। आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमको इतनी खुद एतमादी दी है कि हम अपने खुद पर मरेंगे, कामयाब होंगे, बीजेपी से मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मगर जो बात मोहन भागवत कहे, दिखाओ ना भाई, आपको क्या खाली एक ही दीवाना मिला हिंदुस्तान में? सिर्फ हमसे ही मोहब्बत है इनको। अल्लाह के करम से मैं शादीशुदा हूँ, आप पीछा दिखाएंगे मुझे, और माशाल्लाह से एक में ही परेशान हूँ। जो शादी नहीं करे उनको नहीं दिखाते, वो जो बोल दिए वो नहीं दिखाएंगे। ना मोदी जी ना बीजेपी के लोग तबसरा करेंगे। मोहन भागवत कलकत्ता में बोलते हैं, निशाना कहाँ पर है उनका, निशाना कहाँ पर है, किसको पैगाम दे रहे हैं, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात है और हम जानते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार गरीबों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। गुर्बत का खात्मा नहीं हो रहा है, बल्कि गरीबों पर मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ को ले जा रहे हैं। याद रखिए मेरी इस बात को, नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान में गुर्बत में इजाफा होगा। नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान के नौजवान और बेरोजगार होंगे।
नोटबंदी की वजह से और फैक्ट्रियां बंद होंगी, नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान एक माशी बहरान से गुजरेगा और इसकी जिम्मेदार पूरे के पूरे हिंदुस्तान के वजीर आजम और उनकी पार्टी बीजेपी होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता, कि ओवैसी इस तरह की बात करके चले जाता। सुनो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या पॉलिसी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक समाजी और माशी इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही है। मैं एक समाजी और माशी इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं। इसमें कौन से भड़काऊ भाषण है? क्या समाज में सब नहीं आते? मैं एक समाजी माशी इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं। मैं ख्यालात की आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं कि मेरे ख्यालात बीजेपी से मुख्तलिफ होंगे, तो इसके बावजूद भी कोई मुझे हिंदुस्तान का गद्दार नहीं कहेगा। मैं ख्यालात की आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं। बताओ, मुझसे इख्तिलाफ करने वालों मेरे सवाल का जवाब दो, इसमें कौन सी गैर कानूनी बात? तीसरी बात कि इबादत और अकीदे में हम लोग उस पर कार फरमा रहे, उस पर कायम रहे, उसके लिए जद्दोजहद कर रहा हूं। बताओ, उसमें क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है उसमें? चौथी बात यह है कि हमारी तहजीब, जबान और रस्म और खत के तहफ्फुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं कि हम अपनी तहजीब को नहीं बचाएंगे, कि हम अपनी जबान को नहीं बचाएंगे, कि हम अपनी रस्म और खत का तहफ्फुज़ नहीं करेंगे। जब मजलिस से कहती है तो बताओ, उसमें कौन सी गैर कानूनी बात है? पांचवी बात यह कि अदम मसावात को कम करना, इनइक्वालिटीज को कम करना, ये कौन सी बुरी बात है? जो लोग आज तनकीद कर रहे हैं मजलिस के ऊपर, मेरे तकारीर पर बताओ, अदम मसावात को कम करना, तमाम को यकसा मौके फराहम करना, उसमें बुरी बात क्या? मगर हर कोई ये कहता है और फिर हर किसी की बात सुनी जाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम समझते कि सिर्फ मेरी बात सुनना, महीने में एक मरतबा हर इतवार को आ जाते मन की बात, बस उनकी बात सुनना और लोग समझना कि बस बोल दिए। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, जमहूरियत में हर किसी की बात सुनना सुनी जाए, इसके लिए मजलिस जद्दोजहद कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है हिंदुस्तान के दस्तूर पर, इसलिए कि हिंदुस्तान का दस्तूर मुझे मजहबी आजादी की इजाजत देता है, इज़हार ख्याल की आजादी देता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी को हिंदुस्तान के संविधान पर पूरा यकीन है और समाजी, माशी और सियासी इंसाफ मिलना चाहिए। ये कौन सी बुरी बात है? समाजी, माशी और सियासी इंसाफ मिलना ये कौन सी बुरी बात है? और मेरी जद्दोजहद क्या है कि दस्तूर के मकासद को हासिल करना, हिंदुस्तान के दस्तूर के मकासद को हासिल करना, उन मकासद का हुसूल करना अवाम के लिए, इसमें बुरी बात क्या है? बताओ, उसमें बुरी बात क्या है? कल से टीवी पर दिखा रहे मेरा बाजा बजा रहे, बजाओ आप, तुम्हारे शादी नहीं करूंगा, मेरा बाजा बजाएंगे, बस दिखा रहे, बोला और इसी बोले, मजलिस के प्लेटफॉर्म से बोले। अरे भाई साहब, मैं जानता हूं कानून को, मैं कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा और आवाम के सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ का जो जजमेंट था, डिसेंटिंग जजमेंट, मैं समझता हूं बेहतर जजमेंट था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इज़हार आजादी को सियासत में खत्म किया जाएगा तो हिंदुस्तान की जमहूरियत एक एब्स्ट्रैक्ट रह जाएगी। मैं सलाम करता हूं जस्टिस चंद्रचूड़ को, मगर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे उन लोगों से वोट मांगने के लिए आया हूं, मैं किससे वोट मांगने के लिए आया हूं? जो किसी भी सियासी आकाओं के चेले नहीं है। आप किसी भी सियासी आका के चेले हैं तो मत दीजिए वोट मुझे। मैं आपको आजाद बनाना चाहता हूं, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं, मैं आपको ताकतवर बनाना चाहता हूं, मैं आपको हिंदुस्तान के ताकतवर रूप में देखना चाहता हूं। हमने बरसों से इनको लीडर बनाया, किन किन को लीडर बनाया, कहां कहां से उठाकर आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।
जो गुमनाम थे उनको हमने नाम वाला बना दिया। मगर सोचो थोड़ी देर के लिए हमने क्या हासिल किया। आज आपको हासिल करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हिंदुस्तान की जमहूरियत है और जब तक आप अपनी आवाज और अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट असेंबली में नहीं दिलाएंगे, आपके मसाइल नहीं हल होंगे मेरे भाई, आपके मसाइल नहीं हल होने वाले। याद रखो मेरे कईयोर नौजवानों, मेरी तकारीर के अल्फाज सुनकर जज्बात में आने के बजाय या अपनी आंखों में आंसू लाने के बजाय मैं तुमसे कह रहा हूं नौजवानों कि अभी आंसू लाने का वक्त नहीं है। एक अज़म, एक हौसला लेकर उठो और ताकत तुम्हारे पास है। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम जाओ, तुम सबको उड़ा दो। तुम उठो, आज कदम लेकर उठो। नतीजा देना परवरदिगार का काम है, कामयाबी देना उसका काम है। हमारा काम यह है कि हमारी नियतों में इखलास रखें, तवक्कुल करें, इखलास लेकर उठे, हिम्मत लेकर उठे, एक अज़म लेकर उठे कि अब नहीं होगा। 70 साल का लंबा अरसा गुजर चुका हमारे वतन अजीज में और हमने क्या हासिल किया यहाँ पर, किसने हमसे इंसाफ किया। और फिर यहाँ पर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत तो उल्टी सियासत हो गई। बेटा बाप का नहीं बोला, बेटे को बाप पे भरोसा नहीं है, भतीजा चाचा को नहीं चाहता। और दोनों की लड़ाई क्या है, बाप बोलते कि बेटे साइकिल मैं चलाऊंगा तू पीछे बैठना, बेटा बोलता साइकिल मैं चलाऊंगा आप पीछे दौड़ना। चाचा बोलते दोनों नहीं मैं चलाऊंगा। मेरे भाई ये कहां की सियासत है, ये हमारी कौन सी तहजीब है। मैं जब हमारे वालिद मरहूम जिंदा थे, मैंने कभी भी शायद जिंदगी में मुश्किल से 4 या 5 मरतबा उनकी आंख में आंख डालकर बात किया हो। ये अदब था, ये डर और खौफ था मां बाप का। मगर सियासत के लिए आज आप क्या देख रहे हैं कि एक तमाशा उत्तर प्रदेश में बना हुआ। आपने समाजवादी सरकार को वोट दिया, किस लिए वोट दिया कि आवाम के मसाइल हल होंगे। समाजवादी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आपके सामने मेरे भाई, वो क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो था, क्या कहता था इलेक्शन मैनिफेस्टो कि स्कूल खोले जाएंगे। कितने स्कूल खोले गए बताइए आप। मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, अमरोहा में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है गवर्नमेंट की। क्या ये समाजवादी का विकास है? मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है गवर्नमेंट की। कहां का डिग्री कॉलेज यहाँ का? अगर खोला गया तो यहाँ के जिम्मेदारों ने जमीन दी तो कॉलेज खुला। हुकूमत का उसमें क्या रोल रहा? समाजवादी के यहाँ के मंत्री हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली को आप कामयाब करिए। जिले हेडक्वार्टर आप जहां बनेंगे वहां बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये कब तक ठीक मिलेंगे इन लोगों से? जिला हेडक्वार्टर वहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे? अरे नहीं, जहां आपका नुमाइंदा बोला वहीं पर बनेगा इंशाअल्लाह। कॉलेज नहीं खुला कॉलेज खुलाएंगे, स्कूल नहीं खुला लड़कर खुलाएंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो लोग जाकर बैठते हैं ऐसा लगता है कि बस खामोश बैठे हुए हैं, सन्नाटा है, उनकी जबान नहीं खुलती। इसलिए नहीं खुलती कि कहीं भैया नाराज ना हो जाए, कहीं नेताजी नाराज ना हो जाए। अरे जो को नाराज होता होने दो, हम तो आवाम को नाराज नहीं कर सकते। हम किससे डरने वाले नहीं है सिवाय परवरदिगार के। हम गुलामी किसी की नहीं कर सकते सिवाय कमली वाले के। तो क्यों डरना इन लोगों से, क्यों डरना इन लोगों से? ये जमहूरियत है। और याद रखो मेरे अजीज नौजवानों, डर डर के हमने 65 साल निकाल दिए और हमको हक नहीं मिला। आज हमको जरूरत है स्कूल की, कॉलेज की, रोड की, यूनिवर्सिटी की, सबकी जरूरत है। कहाँ ला कर देंगे? मंत्री जी तो अपने घर में सुना राशन भी लेके चले जाते, 11-11 लारी चले जाते राशन की उनके पास। सुभान अल्लाह, बड़ा तेज है।
मगर काश इतनी तेजी अवामी मसाइल में दिखाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आपके सामने, बताइए कौन से वादे पूरे किए गए? दलितों पर आज भी जुल्म होता है मगर कुछ नहीं होता। आप जाकर देख लीजिए, सफाई में हर साल एक नाच गाने का फेस्टिवल होता है, सब बैठकर देखते हैं, गाना होता है। आप जाकर देखिए, सफाई इटावा में जू बना दिए, शेर को लाके रखे, आधा दर्जन शेर मर भी गए मगर फिर भी उस शेर के पीछे पड़े हुए। रात में प्लेन की लैंडिंग की फैसिलिटी का इंतजाम करवा दिए मगर हमारे पास एक व्यवस्थी नहीं देते। मैं रास्ते में आ रहा था दिल्ली से, तो एक लॉरी के ऊपर एक अच्छा शेर लिखा हुआ और मैं उस शेर को थोड़ा तरमीम कर दिया। उस शेर ये है कि तुम सच संवर कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। तुम सच संवर कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। कहीं हमारे मीडिया के लोग बोलेंगे वो फिर से उसकी बात कर रहे, मैं मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ। वहां पर भी ये मसाइल, वरना फिर रात के 9 बजे फिर मेरा बाजा बजाएंगे। देखो यार, फिर बोले संभल से ये, अरे बोलूंगा तो जरूर इंशाअल्लाह होता अब बोलने वालों की अहमियत है, क्योंकि जो नहीं बोलते वो अपने आकाओं के सामने गुलामी करते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसकी गुलामी करती? उस सब गुंबद के मकी की गुलामी करती। ये आकाओं की गुलामी नहीं कर सकते हैं। ये सियासी लोग आएंगे चले जाएंगे, मगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, और की अहमियत को जानो, और की अहमियत को जानो। कब तक आप डर डर कर इनको डालते रहेंगे? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो बुजुर्ग बरस साहब जीत जाते थे। बरस साहब को किसने हराया? बरस साहब को समाजवादी ने हराया। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सौदा हुआ था बीजेपी को 50 जगह जिताने का, सौदा हुआ था और हमको हरा किए। अच्छा, बेहतरीन बात क्या है कि ओवैसी आया तो बोलते देखो आ गया, वोट काटने आया, वोट काटने आया। किसको काटने आया मैं? मेरे भाई, 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, मुलायम सिंह कामयाब हुए, बहू कामयाब हुई, भाई का बेटा कामयाब हुआ, भाई का नवासा कामयाब हुआ, पूरा खानदान कामयाब हो गया। और कामयाब कोई नहीं हुए तो बेचारे बरसात नहीं हुए। अब आप फैसला करो कौन सा बरस है। ठीक है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी मैं हूं, मुझमें सब है भाई, मैं मानता हूं, मगर बताओ जो दूध के धुले में तुमने क्या किया? ऐलान हुआ था, क्या ऐलान हुआ था? विकास की बात करते, अखिलेश यादव बात करेंगी विकास करते। लखनऊ में बोले मेट्रो बना दिया। अच्छा, मेट्रो बनाए, चलो अब हम चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश से कि आप मेट्रो में, लखनऊ की मेट्रो में बैठकर 1 किलोमीटर जाइए, चलिए जाइए उसमें बैठ के 1 किलोमीटर। तो पुकार कर बोलेंगे क्यों, तुम भैया जी को ट्रेन से गिराने की बात कर रहे हैं? मेट्रो 200 मीटर नहीं चल सकती लखनऊ में, 200 मीटर नहीं चल सकती, मगर आप ऐलान कर लखनऊ से आगरा हाईवे का ऐलान किए। वो बेचारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रोड को बनाए, वो रोड को देखने गए तो टक्कर हो गई, उनकी टक्कर हो गई। हर बात में विकास विकास करते। इसीलिए किसी ने अच्छा कहा, तुम सच संवर कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। वाह भैया, क्या सियासत है आपकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का क्याम ऐलान किया गया और अलीगढ़ की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ले जाकर कहां ले गए? सफाई में लेके चले गए। ये ऐसे मसाइल मेरे भाई, जब तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मैं किसी मजहब का खिलाफ था, ना है ना रहूंगा इंशाअल्लाह कभी। मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, ना किसी जात का खिलाफ हूं। हाँ, मैं जरूर बोलता आया हूं
और मेरा मानना भी है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर जब तक गुजरा, जो महात्मा गांधी से ही बड़ा था, वो बाबा साहब अम्बेडकर था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये तमाम संघी लोग कुछ और उसको रंग देते। मगर लोग इस पर चिढ़ते हैं कि देखो ये अम्बेडकर की बात करता है। अरे मैं पढ़ा हूं अम्बेडकर के बारे में, मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी आवाज को, अपने नुमाइंदों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बिठाओ मेरे भाई। लोग आपसे पूछेंगे, लोग मुझसे भी सवाल करते आके कि ओवैसी साहब, अगर उत्तर प्रदेश से आपके 8-10 एमएलए अगर कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह क्या होगा? 402 की उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, आप क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा मेरे भाई, मैं इसका जवाब सिर्फ एक ही बात से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की लोकसभा में 540 के अराकीन पर मुश्तमिल है, मगर अल्लाह के फजलो करम से और तमाम लोगों की दुआओं की वजह से जब आपका ये दीवाना खड़ा होता है हिंदुस्तान की लोकसभा में, तो कम से कम बीजेपी के 200 एमपी तो खड़े हो जाते मेरा मुकाबला करने के। कोई बोलता बैठ, कोई ये बोलता, मगर मेरे भाई मैं यही चाहता हूं कि आप लीडर बनो, आप गायब बनो। ये मसाइल आपके हैं मेरे भाई। हम कब तक इनकी गुलामी करते रहेंगे? कब तक वोट डालते रहेंगे? अरे आज अपने आप को लीडर बनाओ, निकलो इस सियासत से। नेताजी, भैया, बुआ, बबुआ, चाचा, ये कब तक चलेगा मेरे भाई? इसको खत्म करो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों। मुकद्दर के फैसले आप कर सकते हैं जमहूरियत में। हिंदुस्तान की जमहूरियत आपको पुकार पुकार कर कह रही है। मुजाहिदीन आजादी की रूह है। अगर अल्लाह हमारी कानों को आवाज देगा कि पुकार पुकार कर तुमसे कह रही है कि हक लो अपना, हिंदुस्तान की जमहूरियत में हिस्सा लो, इलेक्शन लड़ो, अपनी वोटों से कामयाब करो और अपने मसाइल पर करो। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शादियों का मोहताज नहीं हूँ, मैं नारों का मोहताज नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे इत्तेहाद का भिखारी समझकर मेरी झोली में तुम्हारा इत्तेहाद डाल दो। मेरे जिंदगी का सफर कब खत्म हो जाए मुझे नहीं मालूम, मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जब तक इस जिस्म में एक सांस रहेगी मैं मजलूमों के लिए लड़ता रहूंगा, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए लड़ता रहूंगा, हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए लड़ता रहूंगा। आइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जमात को मजबूत करिए अपनी दुआओं से, अपने ताउन से, ताकि उत्तर प्रदेश में इनकलाब हम लिख सके। मेरी तकरीर अभी आधी हुई है, इंशाअल्लाह ताला जब कैंडिडेट का ऐलान होगा तो आधी तकरीर बाद में करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, यार जिंदा सोहमत। कि उनको मेरी तकरीर से इतनी तकलीफ क्यों पहुंचती है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि इनके पेट में और सीने में दर्द क्यों होता है। मैं आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं। मैं जानता हूं मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जितना बीजेपी या समाजवादी पार्टी के कायदीन पढ़े लिखे हैं, मगर थोड़ा बहुत पढ़ना जानता हूं। मेरे वालिद मरहूम ने मुझे पढ़ाया लिखाया और अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में मुझे बरतानिया जाकर कानून की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। मगर इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कायदीन ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 2 तकारीर हुए और इल्जामात की बौछार शुरू कर दिए। मैं इन मुअज़्ज़िज़ कायदीन से कहना चाहूंगा कि मुझे आपसे कानून सीखना नहीं है, मैं कानून जानता हूं। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला आया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो स्प्लिट फैसला आया, यानी 4 जजेस एक बात कहे और 3 जजेस उन 4 जजेस से मुत्तफिक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस बात को दोबारा दोहराया कि किसी भी इलेक्शन में मजहब के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबान के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जात के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता। मैं आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि मैं आपके सामने जो बातें रखूंगा इसलिए नहीं रखूंगा कि आप मजहब के नाम पर मुझे वोट दो या जबान के नाम पर वोट दो या जात के नाम पर मुझे वोट दो, क्योंकि गैर कानूनी है। मैं आपके सामने उन हकायक को बयान करूंगा ताकि आप जब यहां से उठकर जाएंगे मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, तो मैं ये समझूंगा कि मैं अपने फराइज में नाकाम हो गया अगर मैं संभल के नौजवानों के सीनों में एक इनकलाब ना बर्पा कर सकूं। आज की तकरीर के बाद मैं अपनी नाकामी समझूंगा अगर मैं उन सवालात को आपके पास छोड़ कर जाऊंगा और उन सवालात का जवाब मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, उन सवालात का जवाब आपको देना है। और खास तौर से मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, 22 साल का एक अरसा हो चुका दिल्ली में मोदी सरकार बनकर, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बनी, 280 सीट पर बीजेपी कामयाब हुई, उत्तर प्रदेश के 80 में से 70 लोकसभा सीट पर सिर्फ बीजेपी कामयाब हुई। और बीजेपी ने कामयाबी से पहले जो बातें की थी आवाम के सामने, हिंदुस्तान के आज के वजीर आजम ये कहते थे कि मैं हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। मेरे भाई, आप मेरी इस बात की तस्दीक करिए, क्या मोदी नहीं कहते थे कि 15 लाख आपके अकाउंट में डालेंगे? 2.5 साल हो गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम संभल की आवाम जानना चाहती है कि 15 लाख कहाँ गए, किधर गए 15 लाख को? तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास से कोई जवाब नहीं आता। हिंदुस्तान की गरीब आवाम ये समझ रही थी कि बीजेपी कामयाब होगी तो हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, मगर 15 लाख रुपए नहीं आए, वो गायब हो गए। फिर उसके बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था, एक हिंदी टीवी चैनल में इंडिया टीवी के रजत शर्मा के साथ मिस्टर मोदी ने कहा था, क्योंकि कल इंडिया टीवी चैनल पर मुझे भी दिखाया गया, इसलिए उसका भी जवाब आज ही दे रहा हूं। मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को जवाब जो है बिरयानी से नहीं दिया जाएगा, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस साल 2016 खत्म होने तक आपके सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जिसका हमने खैर मुकद्दम किया, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान की फौज के 27 बहादुर सिपाही मारे गए। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने कौन सा मुंह तोड़ जवाब दिया? नगोर्टा के आर्मी के बेस पे मेरे नौजवान साथियों, पाकिस्तान से दहशतगर्द सरहद क्रॉस करके जम्मू शहर में आते हैं और जम्मू शहर को क्रॉस करके आर्मी के कैंप में घुसकर हमारे बहादुर सिपाहियों की जान दे देते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी सरकार के पास कोई फॉरेन पॉलिसी की पॉलिसी नहीं है। इनकी पॉलिसी ये है कि अफगानिस्तान से जब निकलते वक्त किसी ने कान में मोदी से कहा कि मोदी जी, नवाज शरीफ के पास खाने की दावत है, तो मोदी ने कहा मैं भी पहुंच जाता हूं, कुछ खा लूंगा। लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचकर नवाज शरीफ के घर में शादी थी, हिंदुस्तान के वजीर आजम वहां पहुंच गए। लाहौर की एयरपोर्ट पर जो टीवी के नजारे आप और हमने देखे, क्या देखा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ का हाथ पकड़कर ऐसा झूम झूम के चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के किसी एक बड़े मेले में तो भाई खो गए थे और 20-30 साल के बाद लोग मिले थे, हाथ पकड़कर मुस्कुरा कर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देखो 2 भाई मिल गए, मगर वो नवाज शरीफ अपनी शराफत दिखा दिए,
और फिर हमारे आर्मी के कैंप में एयरफोर्स के बेस में दहशतगर्दों को बिठा दिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम सिर्फ बातें करना जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम तो लिया, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, मगर उसके बाद आज भी दहशतगर्द हमारी सरहदों को क्रॉस करके आके हमारे सिपाहियों पर हमला कर दे। हमारी मोदी सरकार के पास फॉरेन पॉलिसी नाम की कोई चीज नहीं है। 2.5 साल में हमने क्या देखा मेरे अजीज दोस्तों, ये वादा किए थे सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, मगर जब बात आई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अपने किरदार की तो बीजेपी की सरकार मुकर गई। सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि मैं महात्मा गांधी को मानता हूं, मगर हिंदुस्तान के अवाम को 2.5 साल के बाद मालूम हुआ कि हमारे मिस्टर मोदी अब बापू मोदी बन गए, खुद चरखा लेकर बैठ गए कि अब मैं महात्मा बन गया। आप अंदाजा लगाइए, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी बाबा कौम जिसको कहते हैं, उनकी तस्वीर के साथ हमेशा चरखा होता, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कि नहीं, मौका अच्छा है, मैं अब महात्मा गांधी को रिप्लेस कर दूंगा। हद तो ये हो गई कि बीजेपी के हरियाणा के मिनिस्टर ने कहा क्योंकि बापू के महात्मा गांधी के नाम से खादी का कपड़ा नहीं दिख रहा था, जब से मोदी का नाम लगा खादी का कपड़ा दिख रहा है। और यहाँ तक कह दिया कि अब हम नोटों में महात्मा गांधी की तस्वीर को निकाल देंगे। कल जब बहुत जोर शोर हुआ तो उसके घंटे के बाद मंत्री जी का दिमाग ठिकाने आया, मोदी मोदी की मोहब्बत निकली और उनको ख्याल आया कि अगर ऐसा ही बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि फिर वो कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2.5 साल में बीजेपी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई। बीजेपी ने हिंदुस्तान के अवाम से वादा किया था कि हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी। 2.5 साल में 2.5 करोड़ हिंदुस्तानियों को नौकरियां मिलना था। आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 1.5 लाख नौजवानों को नौकरियां पूरे हिंदुस्तान में मिली, जबकि इस मुल्क में 60% आबादी 35 साल की उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। हिंदुस्तान के वजीर आजम हर महाज पर नाकाम साबित हुए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश में पार्लियामानी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, तो वजीर आजम का एक मामूल बन चुका था कि आवाम को देखते ही कहते भाइयों बहनों अच्छे दिन, तो आवाम के पास क्या आवाज आती आएंगे। मगर अगर आज उत्तर प्रदेश में मोदी जाकर यही बात कहेंगे भाइयों बहनों अच्छे दिन, तो आवाम पुकार कर कहेगी कि खुदा के लिए 500,000 वापिस कर दे हमारे। आज हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों नोटबंदी के नाम पर तबाही और बर्बादी मचा दी। हमारे वजीर आजम ने कहा कि मैंने 500,000 को गैर किया, गरीब आराम की नींद सो रहा है और पैसे वाला नींद की दवा खा रहा है। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे मोदी जी, नोटबंदी तो आप किए, मगर संभल में बीजेपी जमीन कैसा खरीदी? संभल में बीजेपी जमीन खरीदी अपने ऑफिस के लिए, वो कहां से उनको कैसे मालूम हुआ? तो मालूम हुआ कि इल्म गैब था इन लोगों को, बीजेपी वालों को, कि मोदी 8 दिसंबर के दिन ये फैसला लेने वाले हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नोटबंदी की वजह से मुरादाबाद में पीतल का कारोबार तबाह बर्बाद होकर रह गया, तबाह बर्बाद होकर रह गया। जो एक्सपोर्ट होता था सामान, मुद्रा जो मिलता था हिंदुस्तान को, जनवरी से कोई आर्डर नहीं है। जो शख्स दिन में बैठकर 200-300 350 रुपए कमाता था, उसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन का काम मिलता है। अलीगढ़ में तालों की फैक्ट्रियों पर ताला लग गया, फिरोजाबाद में ग्लास की फैक्ट्री बंद हो गई, लखनऊ में जरदोजी का काम करने वाले 3 लाख लोग की नौकरी चले गई। और माहिरीन कह रहे कि हिंदुस्तान में कम से कम 1.5-2 करोड़ के करीब लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी है। जो लोग गांव से शहरों को जाते थे, अब शहरों को नहीं जा रहे, बल्कि
वापस अपने गांव और अपने घर को लौट रहे। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने गरीबी का खात्मा नहीं, करप्शन का खात्मा नहीं, बल्कि वो गरीबों का खात्मा शुरू कर दिया और कहा था कि 14 लाख ब्लैक का पैसा है। 30 दिसंबर तक मेरे भाई बैंक में थी, करीब 15 लाख करोड़ बैंक में आ गए। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, मिस्टर मोदी, ये ब्लैक का पैसा किसका है? जब पूरा बैंक में आ गया तो कहा गया, तो वजीर आजम ने कह दिया कि कैशलेस कर दो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में सिर्फ टेलीफोन के जो कनेक्शन है वो 50% टेलीडेंसिटी है। यहाँ कहाँ पर कैशलेस चलेगा, यहाँ कहाँ डिजिटल का चलेगा? हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने तो कहा कि करप्शन को हमने खत्म कर दिया और जो लोग मेरी मुखालिफत कर रहे हैं वो सत्ता के पुजारी है। नहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम सत्ता के पुजारी नहीं थे, न हम कभी रहेंगे। पैसा हमारे लिए खुदा नहीं है, पैसा हमारी जरूरत की चीज है, पैसा मेरे हाथ का मैल है। मगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिन गरीबों की नौकरियां खत्म हो गई, जिनके घर बाहर उजड़ गए, बताओ उनके लिए आप क्या करेंगे? जिनके कारोबार बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम फिर आकर बोलेंगे कि मेरे पास क्या कहूं मैंने तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर दी, कैशलेस इकोनॉमी की बात कर दी। तो मालूम हुआ कश्मीर में बीएसएफ का सिपाही एक वीडियो डालकर हिंदुस्तान के वजीर आजम को करप्शन का आईना दिखा दिया और कहा, सुनो हिंदुस्तान के वजीर आजम, सुबह नाश्ते में ये रोटी मिलती है और ये दाल मिलता है जिसमें ना नमक है ना कुछ है। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने कौन सा करप्शन का खात्मा किया? जो हमारा सिपाही हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, वहां तक करप्शन पहुंच चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे वजीर आजम के पास कुछ नहीं है। 31 दिसंबर के दिन तकरीर किया शाम में 7 बजे और कहा कि जितने प्रेग्नेंट औरतें हैं मेरी हुकूमत उनको 6,000 रुपए देगी। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कल एक बयान दिया, तकरीर में कहा कि सियासत में हंसी मजाक होना चाहिए, सियासत में हंसी मजाक होना चाहिए। तो इस पर मुझे मोदी जी एक मजाक या लतीफा याद आया। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के चाहने वाले इस पर गुस्सा नहीं करेंगे। ये लतीफा है, हिंदुस्तान के वजीर आजम जब रियाद गए थे, जहां पे हमारे नदीम भाई रहते, वहां रियाद गए, सऊदी अरब हुकूमत ने उनका बड़ा इस्तेमाल किया, अच्छा किया। और उसके बाद मोदी जी रियाद में एक तोप को देखे, बड़ी तोप, 20 फीट की तोप। तो हमारे वजीर आजम जहां कहीं जाते बड़े गहराई से मुताला करते हर चीज का। वो क्या देखते मेरे को नहीं मालूम, देखते बड़ा गहराई से, बहुत गौर से और गहराई से मुताला किया। वो बाजू एक सऊदी शेर खड़ा हुआ था, शायद वो संभल के कबाब खा के गया था। तो वो उनसे मोदी जी उनसे पूछे, कितना फेंकती है? तो वो सऊदी शेर बोला, वल्लाह तुमसे कम फेंकती है। आप ऐलान कर दिए 31 दिसंबर को कि मैं हर प्रेग्नेंट औरत को 6,000 रुपये दूंगा, जबकि 2013 में पार्लियामेंट में कानून पास हुआ 2013 से 6,000 रुपये हर प्रेग्नेंट औरत को दिए जाने चाहिए। मगर हमारे वजीर आजम बोले, भाइयों मैंने कर दिया। अब आप महात्मा गांधी का भी रोल देखिए। अल्लाह का शुक्र है कि ताजमहल पहले बन गया, अल्लाह का शुक्र है कि लाल किला पहले बन गया, वरना मोदी जी बोलते वही बनाया। हर चीज को बस मैं कर दिया, मैं कर दिया, मैं कर दिया। यानी ऐसा है कि आपको पेट में दर्द है, मोदी का नाम लो, सर में दर्द है, मोदी का नाम लो, भूख लग रही, मोदी का नाम लो, नौकरी चले गई, मोदी का नाम लो, घर बार उड़ गया, मोदी का नाम लो। यानी नाम लो तो पेट भर जाएगा। ये कहाँ होने वाला है मेरे भाई, ये कहाँ होने वाला है? मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम समझते कि मैं ही हीरो हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से कहना चाह रहे कि आप जरा जो बातें करते थे, सबका साथ, सबका विकास, और हम उन लोगों से भी पूछना चाह रहे कि भाई साहब, आप मेरी तकरीर पर बड़े बड़े नाराज हो जाते हैं। कल कोलकाता में मोहन भागवत ने जो तकरीर के अल्फाज अपनी जबान से दोहराए,
अगर संभल की मुबारक सरजमीन से असदुद्दीन ओवैसी उन अल्फाज को दोहरा देगा तो बताओ हिंदुस्तान के पूरे टीवी चैनल 48 घंटे तक खाली मेरी फोटो दिखाएंगे, देखो ये बोला ये बोला ये बोला। मगर क्योंकि मोहन भागवत बोले इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। अरे क्यों डरते मोहन भागवत से तुम? जब ओवैसी कहता है तो तुम दिखाते हो कि देखो ये बोला। हाँ मैं बोलूंगा जरूर, क्योंकि 65 साल से हम तुम्हारी बात सुनते आए, अब और तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। अगर मेरे अल्फाज से इन जालिमों के कान चुभते हैं तो तैयार हो जाओ। जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा है हक को बयान करेगा और तुमको हक सुनना पड़ेगा, क्योंकि 70 साल तक तुम लोगों को हमारे मसाइल कोई नहीं सुनाता था और चमचागिरी करने वाले, तुम्हारे पैर काटने वाले, तुम्हारी चप्पल उठाने वाले थे। आज तो हम तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे, ना तुम्हारी चप्पल उठाएंगे, ना तुम्हारी पार्टी से टिकट लेंगे। आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमको इतनी खुद एतमादी दी है कि हम अपने खुद पर मरेंगे, कामयाब होंगे, बीजेपी से मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मगर जो बात मोहन भागवत कहे, दिखाओ ना भाई, आपको क्या खाली एक ही दीवाना मिला हिंदुस्तान में? सिर्फ हमसे ही मोहब्बत है इनको। अल्लाह के करम से मैं शादीशुदा हूँ, अब पीछा दिखाएंगे मुझे, और माशाअल्लाह से एक में ही परेशान हूँ। जो शादी नहीं करे उनको नहीं दिखाते, वो जो बोल दिए वो नहीं दिखाएंगे। ना मोदी जी ना बीजेपी के लोग तबसरा करेंगे। मोहन भागवत कलकत्ता में बोलते हैं, निशाना कहाँ पर है उनका? निशाना कहाँ पर है? किसको पैगाम दे रहे हैं? ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात है और हम जानते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार गरीबों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। गुर्बत का खात्मा नहीं हो रहा है, बल्कि गरीबों पर मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। याद रखिए मेरी इस बात को, नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान में गुर्बत में इजाफा होगा। नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान के नौजवान और बेरोजगार होंगे। नोटबंदी की वजह से और फैक्ट्रियां बंद होंगी। नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान एक माशी बहरान से गुजरेगा और इसकी जिम्मेदार पूरे के पूरे हिंदुस्तान के वजीर आजम और उनकी पार्टी बीजेपी होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता, कि ओवैसी इस तरह की बात करके चले जाता, सुनो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या पॉलिसी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक समाजी और माशी इंसाफ के लिए जहद कर रही है। मैं एक समाजी और माशी इंसाफ के लिए जहद कर रहा हूँ। इसमें कौन से भड़काऊ भाषण है? क्या समाज में सब नहीं आते? मैं एक समाजी माशी इंसाफ के लिए जहद कर रहा हूँ। मैं ख्यालात की आजादी के लिए जहद कर रहा हूँ कि मेरे ख्यालात बीजेपी से मुख्तलिफ होंगे, तो इसके बावजूद भी कोई मुझे हिंदुस्तान का गद्दार नहीं कहेगा। मैं ख्यालात की आजादी के लिए जहद कर रहा हूँ। बताओ, मुझसे इख्तिलाफ करने वालों मेरे सवाल का जवाब दो, इसमें कौन सी गैर कानूनी बात? तीसरी बात कि इबादत और अकीदे में हम लोग उस पर कार फरमा रहे, उस पर कायम रहे, उसके लिए जहद कर रहा हूं। बताओ उसमें क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है उसमें? चौथी बात यह है कि हमारी तहजीब, जबान और रस्म और खत के तहफ्फुज़ के लिए जहद कर रहा हूं। क्या हम अपनी तहजीब को नहीं बचाएंगे? क्या हम अपनी जबान को नहीं बचाएंगे? क्या हम अपनी रस्म और खत का तहफ्फुज़ नहीं करेंगे? जब मजलिस से कहती है तो बताओ उसमें कौन सी गैर कानूनी बात है? पांचवी बात यह कि अदम मसावात को कम करना,
इनइक्वालिटीज को कम करना ये कौन सी बुरी बात है? जो लोग आज तनकीद कर रहे हैं मजलिस के ऊपर, मेरे तकारीर पर बताओ, अदम मसावत को कम करना, तमाम को यकसा मौके फराहम करना, उसको बुरी बात क्या? मगर हर कोई ये कहता है और फिर हर किसी की बात सुनी जाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम समझते कि सिर्फ मेरी बात सुनना, महीने में एक मरतबा हर इतवार को आ जाते मन की बात, बस उनकी बात सुनना और लोग समझना कि बस बोल दिए। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, जमहूरियत में हर किसी की बात सुनना सुनी जाए, इसके लिए मजलिस जदोजहद कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है हिंदुस्तान के दस्तूर पर, इसलिए कि हिंदुस्तान का दस्तूर मुझे मजहबी आजादी की इजाजत देता है, इज़हार ख्याल की आजादी देता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सऊदी ओवैसी को हिंदुस्तान के संविधान पर पूरा यकीन है और समाजी, माशी और सियासी इंसाफ मिलना चाहिए। ये कौन सी बुरी बात है? समाजी, माशी और सियासी इंसाफ मिलना ये कौन सी बुरी बात है? और मेरी जदोजहद क्या है कि दस्तूर के मकासद को हासिल करना, हिंदुस्तान के दस्तूर के मकासद को हासिल करना, उन मकासद को हसूल करना अवाम के लिए, इसमें बुरी बात क्या है? बताओ मुझमें बुरी बात क्या है? कल से टीवी पर दिखा रहे मेरा बाजा बजाने, बजाओ आप, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा बाजा बजाएंगे, बस दिखा रहे, बोला और इसी बोले मजलिस के प्लेटफॉर्म से बोले। अरे भाई साहब, मैं जानता हूं कानून को, मैं कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा और आवाम के सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ का जो जजमेंट था, डिसेंटिंग जजमेंट, मैं समझता हूं बेहतर जजमेंट था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इज़हार आजादी को सियासत में खत्म किया जाएगा तो हिंदुस्तान की जमहूरियत एक एब्स्ट्रैक्ट रह जाएगी। मैं सलाम करता हूं जस्टिस चंद्रचूड़ को, मगर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे उन लोगों से वोट मांगने के लिए आया हूं, मैं किससे वोट मांगने के लिए आया हूं? जो किसी भी सियासी आकाओं के चेले नहीं है। आप किसी भी सियासी आका के चेले हैं तो मत दीजिए वोट मुझे। मैं आपको आजाद बनाना चाहता हूं, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं, मैं आपको ताकतवर बनाना चाहता हूं, मैं आपको हिंदुस्तान के ताकत का रूप में देखना चाहता हूं। हमने बरसों से इनको लीडर बनाया, किन किन को लीडर बनाया, कहां कहां से उठाकर आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जो गुमनाम थे उनको हमने नाम वाला बना दिया। मगर सोचो थोड़ी देर के लिए हमने क्या हासिल किया? आज आपको हासिल करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान की जमहूरियत है और जब तक आप अपनी आवाज और अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट असेंबली में नहीं भिजाएंगे, आपके मसाइल नहीं हल होंगे मेरे भाई, आपके मसाइल नहीं हल होने वाले। याद रखो मेरे गैयूर नौजवानों, मेरी तकारीर के अल्फाज सुनकर जज्बात में आने के बजाय या अपनी आंखों में आंसू लाने के बजाय मैं तुमसे कह रहा हूं नौजवानों कि अभी आंसू लाने का वक्त नहीं है। एक अज़म, एक हौसला लेकर उठो और ताकत तुम्हारे पास है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज तुम उठ जाओ, तुम सबको उड़ा दोगे। तुम उठो, आज कदम लेकर उठो। नतीजा देना परवरदिगार का काम है, कामयाबी देना उसका काम है। हमारा काम यह है कि हमारी नियतों में इखलास रखें, तवक्कुल करें, इखलास लेकर उठे, हिम्मत लेकर उठे, एक अज़म लेकर उठे कि अब नहीं होगा। 70 साल का लंबा अरसा गुजर चुका हमारे वतन अजीज में और हमने क्या हासिल किया? यहाँ पर किसने हमसे इंसाफ किया? और फिर यहाँ पर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत तो उल्टी सियासत हो रही है। बेटा बाप का नहीं हो रहा, बेटे को बाप पे भरोसा नहीं है, भतीजा चाचा को नहीं चाहता। और दोनों की लड़ाई क्या है? बाप बोलते कि बेटे साइकिल मैं चलाऊंगा, तू पीछे बैठा। बेटा बोलता साइकिल मैं चलाऊंगा, आप पीछे दौड़ना। चाचा बोलते दोनों नहीं, मैं चलाऊंगा। मेरे भाई, ये कहां की सियासत है? ये हमारी कौन सी तहजीब है? मैं जब हमारे वालिद मरहूम जिंदा थे,
मैंने कभी भी चाहे जिंदगी में मुश्किल से 4 या 5 मरतबा उनकी आंख में आंख डालकर बात किया हो। ये अदब था, ये डर और खौफ था मां बाप का। मगर सियासत के लिए आज आप क्या देख रहे हैं कि एक तमाशा उत्तर प्रदेश में बना हुआ। आपने समाजवादी सरकार को वोट दिया, किस लिए वोट दिया? कि आवाम के मसाइल हल होंगे। समाजवादी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आपके सामने मेरे भाई, वो क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो था? क्या कहता था इलेक्शन मैनिफेस्टो? कि स्कूल खोले जाएंगे। कितने स्कूल खोले गए बताइए आप? मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, अमरोहा में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है गवर्नमेंट की। क्या ये समाजवादी का विकास है? मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है गवर्नमेंट की। कहां का डिग्री कॉलेज यहां का? अगर खोला गया तो यहां के जिम्मेदारों ने जमीन दी तो कॉलेज खुला। हुकूमत का उसमें क्या रोल रहा? समाजवादी के यहाँ के मंत्री हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली को आप कामयाब करिए। जिले हेडक्वार्टर आप जहां बनेंगे वहां बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये कब तक ठीक मिलेंगे इन लोगों से? जिला हेडक्वार्टर वहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे? अरे नहीं, जहां आपका नुमाइंदा बोला वहीं पर बनेगा इंशाअल्लाह। कॉलेज नहीं खुला, कॉलेज खुलाएंगे। स्कूल नहीं खुला, लड़कर खुलाएंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो लोग जाकर बैठते हैं, ऐसा लगता है कि बस खामोश बैठे हुए हैं। सन्नाटा है, उनकी जबान नहीं खुलती। इसलिए नहीं खुलती कि कहीं भैया नाराज ना हो जाए, कहीं नेताजी नाराज ना हो जाए। अरे जो को नाराज होता होने दो, हमको आवाम को नाराज नहीं कर सकते। हम किससे डरने वाले नहीं है सिवाय परवरदिगार के। हम गुलामी किसी की नहीं कर सकते सिवाय कमली वाले के। तो क्यों डरना इन लोगों से? क्यों डरना इन लोगों से? ये जमहूरियत है। और याद रखो मेरे अजीज नौजवानों, डर डर के हमने 65 साल निकाल दिए और हमको हक नहीं मिला। आज हमको जरूरत है स्कूल की, कॉलेज की, रोड की, यूनिवर्सिटी की, सबकी जरूरत है। कहाँ ला कर देंगे? मंत्री जी तो अपने घर में सुना राशन भी लेके चले जाते, 11-11 लारी चले जाते राशन की उनके पास। सुभान अल्लाह, बड़ा तेज है। मगर काश इतनी तेजी अवामी मसाइल में दिखाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आपके सामने। बताइए कौन से वादे पूरे किए गए? दलितों पर आज भी जुल्म होता है मगर कुछ नहीं होता। आप जाकर देख लीजिए, सफाई में हर साल एक नाच गाने का फेस्टिवल होता है। सब बैठकर देखते हैं, गाना होता है। आप जाकर देखिए, सफाई इटावा में जू बना दिए, शेर को लाके रखे। आधा दर्जन शेर मर भी गए मगर फिर भी उस शेर के पीछे पड़े हुए हैं। रात में प्लेन की लैंडिंग की फैसिलिटी का इंतजाम करवा दिए मगर हमारे पास एक यूनिवर्सिटी नहीं देते। मैं रास्ते में आ रहा था दिल्ली से, तो एक लारी के ऊपर एक अच्छा शेर लिखा हुआ और मैं उस शेर को थोड़ा तरमीम कर दिया। उस शेर ये है कि तुम सच संवर कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। तुम सच संवर कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। कहीं हमारे मीडिया के लोग बोलेंगे वो फिर से उसकी बात कर रहे, मैं मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ। वहां पर भी ये मसाइल, वरना फिर रात के 9 बजे फिर मेरा बाजा बजाएंगे। देखो यार, फिर बोले संभल से ये। अरे बोलूंगा तो जरूर इंशाअल्लाह होगा, बोलता रहूंगा, अब बोलने वालों की अहमियत है क्योंकि जो नहीं बोलते वो अपने आकाओं के सामने गुलामी करते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसकी गुलामी करती? उस सब गुंबद के मकी की गुलामी करती। ये इन आकाओं की गुलामी नहीं कर सकते हैं। ये सियासी लोग आएंगे चले जाएंगे मगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, वोट की अहमियत को जानो, वोट की अहमियत को जानो। कब
तक आप डर डर कर इनको डालते रहेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में वो बुजुर्ग भरत साहब जीत जाते थे। भरत साहब को किसने हराया? भरत साहब को समाजवादी ने हराया। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सौदा हुआ था बीजेपी को इतिहास लगा जिताने का, सौदा हुआ था और हमको हरा किए। अच्छा, बेहतरीन बात क्या है कि ओवैसी आया तो बोलते देखो आ गया, वोट काटने आया, वोट काटने आया। किसको काटने आया मैं? मेरे भाई 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, मुलायम सिंह कामयाब हुए, बहू कामयाब हुई, भाई का बेटा कामयाब हुआ, भाई का नवासा कामयाब हुआ, पूरा खानदान कामयाब हो गया। और कामयाब कोई नहीं हुए तो बेचारे भरत साहब नहीं हुए। अब आप फैसला करो कौन सरकार भरत है। ठीक है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी मैं हूं, मुझे सब है भाई, मैं मानता हूं, मगर बताओ जो दूध के धुले में तुमने क्या किया? ऐलान हुआ था, क्या ऐलान हुआ था? विकास की बात करते, अखिलेश यादव बात करेगी विकास करते, लखनऊ में बोले मेट्रो बना दिया। अच्छा, मेट्रो बनाए, चलो अब हम चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश से कि आप मेट्रो में, लखनऊ की मेट्रो में बैठ कर 1 किलोमीटर जाइए, जाइए उसमें बैठ के 1 किलोमीटर। तो पुकार कर बोलेंगे क्यों, तुम भैया जी को ट्रेन से गिराने की बात कर रहे हैं? मेट्रो 200 मीटर नहीं चल सकती लखनऊ में, 200 मीटर नहीं चल सकती, मगर आप ऐलान कर लखनऊ से आगरा हाईवे का ऐलान किए। वो बेचारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रोड को बनाए, वो रोड को देखने गए तो टक्कर हो गई, उनकी टक्कर हो गई। हर बात में विकास विकास करते, इसीलिए किसी ने अच्छा कहा, तुम सच संभल कर सफाई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। वाह भैया, क्या सियासत है आपकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का क्याम ऐलान किया गया और अलीगढ़ की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ले जाकर कहां ले गए? सफाई में लेके चले गए। ये ऐसे मसाइल मेरे भाई, जब तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना है ना रहूंगा इंशाअल्लाह कभी। मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, ना किसी जात का खिलाफ हूं। हाँ, मैं जरूर बोलता आया हूं और मेरा मानना भी है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर जब तक गुजरा, जो महात्मा गांधी से ही बड़ा था, वो बाबा साहब अम्बेडकर था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये तमाम संघी लोग कुछ और उसको रंग देते। मगर लोग इस पर चिढ़ते हैं कि देखो ये अम्बेडकर की बात करता है। अरे मैं पढ़ा हूं अम्बेडकर के बारे में, मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी आवाज को, अपने नुमाइंदों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिखाओ मेरे भाई। लोग आपसे पूछेंगे, लोग मुझसे भी सवाल करते आके कि ओवैसी साहब, अगर उत्तर प्रदेश से आपके 8-10 एमएलए अगर कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह क्या होगा? 402 की उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, आप क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा मेरे भाई, मैं इसका जवाब सिर्फ एक ही बात से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की लोकसभा में 540 के अराकीन पर मुश्तमिल है, मगर अल्लाह के फजल करम से और तमाम लोगों की दुआओं की वजह से जब आपका ये दीवाना खड़ा होता है हिंदुस्तान की लोकसभा में, तो कम से कम बीजेपी के 200 एमपी तो खड़े हो जाते मेरा मुकाबला करने से। कोई बोलता बैठ, कोई ये बोलता, मगर मेरे भाई मैं यही चाहता हूं कि आप लीडर बनो, आप गायब बनो। ये मसाइल आपके हैं मेरे भाई। हम कब तक इनकी गुलामी करते रहेंगे, कब तक वोट डालते रहेंगे? अरे आज अपने आप को लीडर बनाओ, निकलो इस सियासत से। नेताजी, भैया, बुआ, बबुआ, चाचा, ये कब तक चलेगा मेरे भाई? इसको खत्म करो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों। मुकद्दर के फैसले आप कर सकते हैं जमहूरियत में। हिंदुस्तान की जमहूरियत आपको पुकार पुकार कर कह रही है। मुजाहिदीन आजादी की रूह है, अगर अल्लाह
हमारी कानों को आवाज देगा कि पुकार कर तुमसे कह रही है कि हक लो अपना, हिंदुस्तान की जमहूरियत में हिस्सा लो, इलेक्शन लड़ो, अपनी वोटों से कामयाब करो और अपने मसाइल पर करो। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शादियों का मोहताज नहीं हूँ, मैं नारों का मोहताज नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे इत्तेहाद का भिखारी समझकर मेरी झोली में तुम्हारा इत्तेहाद डाल दो। मेरे जिंदगी का सफर कब खत्म हो जाए मुझे नहीं मालूम, मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जब तक इस जिस्म में एक सांस रहेगी मैं मजलूमों के लिए लड़ता रहूंगा, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए लड़ता रहूंगा, हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए लड़ता रहूंगा। आइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जमात को मजबूत करिए अपनी दुआओं से, अपने ताउन से, ताकि उत्तर प्रदेश में इनकलाब हम लिख सके। मेरी तकरीर अभी आधी हुई है, इंशाअल्लाह ताला जब कैंडिडेट का ऐलान होगा तो आधी तकरीर बाद में करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, यार जिंदा सोहर।